वेलकम टू डेली फैक्ट सुपर 15 टारगेट, जिसमें हमने ये इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया है। हम जो है वो 15 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर से लेकर जनरल स्टडीज, इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। हमारा ये टारगेट है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही जो है वो कवर करना है। प्रीलिम्स बेस्ड हमारी ये अप्रोच रहेगी, जिसमें जो है वो एक्सप्लेनेशन भी हमने जो है वो साथ में रखी है। प्लस इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़िए, वहां पर हम और भी एमसीक्यूज करते हैं, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्लस साथ में मेंस बेस्ड कंटेंट भी जो है वो शेयर किया जाता है। और हमने जो है वो जीएस 3 की मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी शुरू की है, शुरू करने जा रहे हैं 1 मार्च से, तो उसमें भी आप जो वो जुड़ सकते हो हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, what was were the object या objects of the Queen Victoria Proclamation of 1858। अब शुरुआत ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करेंगे, जिसमें हमारा ये इनिशिएटिव रहता है रोज का कि हम जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी साथ में करते हैं, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या है, क्वेश्चंस का ट्रेंड किस तरह से बदल रहा है और अपकमिंग क्या हो सकता है। तो उसके रिगार्डिंग ही जो है वो हम पूरे के पूरे ये 15 क्वेश्चन जो है वो करते हैं। तो ऑप्शंस पे चलते हैं। टू डिस टू डिस्क्लेम to disclaim any intention to annex Indian state. First statement, then to place the Indian administration under the British control. और थर्ड स्टेटमेंट है टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड विद इंडिया। तो ये तीन ऑप्शन है। हमें पूछा गया है कि कौन सा जो है वो इसमें से जो कोड्स दिए गए नीचे उसके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है। देखिए, डायरेक्ट अगर हम चलते हैं जो 1858 के सिनेरियो की अगर हम थोड़ी सी बात करें, तो यहाँ पर जो है वो 1857 का रिवोल्ट हो रखा है। और रिवोल्ट के बाद जो है वो बाय फॉलोइंग गुड गवर्नेंस एक्ट 1858 का जो एक्ट आ रखा है, उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो क्राउन रूल शुरू होता है, कंपनी रूल एंड होता है। देखो, अगर कंपनी रूल एंड हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि रेगुलेट करना ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड को वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंडर है। तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, तो दैट मीन्स कि आपके जो है वो सी और डी ऑप्शन जो है वो बाहर चले जाते हैं। अभी उसके बाद नेक्स्ट है टू प्लेस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर ये डिसाइड किया गया था कि कंपनी को खत्म करके पावर जो है वो क्राउन में चली जाएगी। तो दिस इज करेक्ट। टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स द स्टेट। दिस इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि अभी जो है वो नया फर्दर एनेक्सेशन नहीं होगा। स्टेट्स को, ये प्रिंसली स्टेट्स, इनको आश्वासन दिया गया कि हम जो है वो अब फर्दर एनेक्सेशन नहीं करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो होता है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। एक्सप्लेनेशन भी है, आप ये एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। और ऑल द सेम जो मैंने आपको बताया वो एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो मेन टारगेट है वो क्वेश्चन को एनरिच करना है नॉलेज के साथ, जिसमें ताकि जो है वो अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उससे भी जो है वो हमें जो है वो काफी हेल्प मिले चीजों को रिवाइज करने के लिए। तो देखते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट द नीति आयोग। नीति आयोग के रिगार्डिंग कौन सी जो इसमें इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट सही है, या दोनों सही है, या दोनों गलत है, या एक सही या एक गलत। देखते हैं। नीति आयोग is a apex public policy think tank of the government of India. That means नीति आयोग क्या है, एक public policy think tank है। उसके बाद है, it replaced the planning commission on 1st January 2015 with emphasis on bottom up approach to enhance the vision of maximum governance, minimum government। तो एंड जो ये बेस्ड है, ये आपका कॉपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर बेस्ड है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और नीति आयोग के बारे में बेसिक अगर हम बात करें, तो इससे पहले जो वो प्लानिंग कमीशन था, और प्लानिंग कमीशन की अगर हम बात करें तो हमने उसको अडॉप्ट किया है यूएसएसआर से 1951 में, और 2014 में इसको बंद कर दिया गया। देन 2015 में जो है वो आपका नेशनल, जो आपका नीति आयोग है, नीति आयोग बनता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये याद रखिएगा, और ये वर्क करता है कॉपरेटिव फेडरलिज्म पर। कॉपरेटिव फेडरलिज्म के साथ यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फेडरलिज्म भी आता है, वो है कम्पिटेटिव। कॉपरेटिव और कम्पिटेटिव दोनों ही जो है वो आपका नीति आयोग लिंक करता है, क्योंकि नीति आयोग रिपोर्ट्स भी लॉन्च करता है। फॉर एग्जाम्पल, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो रिपोर्ट लॉन्च करता है नीति आयोग, ये भी जो है इससे जो है वो कम्पिटेटिव अप्रोच भी जो है वो नीति आयोग की आती है। और नीति आयोग का जो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। और इसमें जो है वो अदर स्टेट्स के जो मतलब जो पूरी पूरी स्टेट्स हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर होते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट।
Financial devolution refers to the transfer of financial resources and decision-making power from central government to the state. First statement. Then second है Article 270 of the Constitution outlines the distribution of net tax proceed between the union government and the states. तो both correct या none of these? तो इसका जो correct answer है that is your both correct. ऊपर second वाले का भी both correct है, याद रखिएगा. फाइनेंशियल डेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और रिसेंटली अभी फाइनेंस कमीशन भी अपॉइंट किया गया आर्टिकल 280 के अंडर. तो उसलिए जो है ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग योर फाइनेंशियल डेवोल्यूशन. देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलते हैं तो ये ट्राइबल मतलब ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है और ट्राइब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो भी जाता है क्योंकि हमारी जो प्रेसिडेंट है वो भी एक ट्राइब से बिलोंग कर रहे हैं. एक ट्राइबल प्रेसिडेंट जो है वो इस बार अपॉइंट हुआ है तो इसलिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. प्लस साथ में जो है वो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो है वो काफी ट्राइब्स को दिया गया है. फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश की जो है वो हाटी ट्राइब उसको एसटी स्टेटस दिया गया है. तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है और प्लस साथ में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो हमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि ट्राइब से और डिफरेंट किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं. तो क्वेश्चन है एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी टू एंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स. यानी कि एक्ट भी यहाँ पर दे रखा है 2006 का जो एक्ट है शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006. तो इसके रिगार्डिंग जो ऑप्शंस है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर. मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इज अ नोडल एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है. इस एक्ट का ईयर भी याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ईयर भी जो है वो पूछा जा सकता है. देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर एज नल एंड वॉइड. अब यहाँ से बात करिए ट्राइबल लैंड के ट्रांसफर के लिए फॉर किसके लिए माइनिंग और माइनिंग एक्टिविटीज और प्राइवेट माइनिंग एक्टिविटीज के लिए. सरकारी हो तो अलग बात है लेकिन प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग ये भी डिक्लेयर किया था तो नल एंड वॉइड. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फिफ्थ शेड्यूल. अगर हम बात करें थर्ड शेड्यूल की तो थर्ड में ओथ एंड अफर्मेशन की बात की गई है. नाइन्थ शेड्यूल जो है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए हम जो है वो जो डिफरेंट एक्ट्स को जो है वो पार्लियामेंट इसमें डाल सकती है. देन उसके बाद ट्वेल्थ शेड्यूल जो है वो आपका म्यूनसिपैलिटीज के साथ है. 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है ये ऐड हुआ है और 73rd से जो है वो आपका पंचायती राज आया था और 11th जो है वो शेड्यूल ऐड हुआ था. प्लस साथ में आपको यहाँ से क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हो कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है एंटी डिफेक्शन एक्ट है जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट हुई थी उससे कौन सा शेड्यूल जो है वो ऐड हुआ था. प्लस साथ में दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो कौन से शेड्यूल के अंदर मेंशन है. आप इनका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं. देन इसके रिगार्डिंग ये फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर हम ट्राइबल एरिया की बात करेंगे शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज दो तरह का कंसेप्ट आता है. तो इसमें जो है वो फिफ्थ शेड्यूल में जो है वो आपके 10 स्टेट्स आती हैं. याद रखिएगा इसमें हिमाचल प्रदेश भी है. 10 स्टेट्स जो है वो इसमें पार्ट है. इसका पार्ट है शेड्यूल का. और सिक्स शेड्यूल में जो है वो आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम चार स्टेट्स आती है. यहाँ पर ऑटोनोमस काउंसिल होती है. यहाँ पर जो है वो ट्राइबल काउंसिल होती है. यहाँ पर ट्राइबल काउंसिल होगी यहाँ पर ऑटोनोमस काउंसिल होगी. ये याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट. ऑप्शन ए है दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल इनटू नॉन ट्राइबल पीपल. ऑप्शन बी है दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया. This would convert that area into a union territory. The state such the state having such area would be declared as special category state. So अगर हम बात करें according to the statement क्या वो हो रहा है कि if a particular area अगर कोई एरिया brought under the fifth schedule अगर कोई फिफ्थ शेड्यूल के अंदर आ जाता है तो उसमें जो है वो उसका बेस्ट कॉन्सिक्वेंस क्या है. फिफ्थ शेड्यूल में ट्राइबल एरिया आता है. अब ट्राइबल एरिया का मतलब है कि लैंड ट्रांसफर नहीं होगी. इजिली आप लैंड ट्रांसफर नहीं कर सकते. दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है वो प्रिवेंट कर रहा है लैंड ट्रांसफर फ्रॉम ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल. अब और स्टेटमेंट्स को भी देख लेते हैं साथ में. दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी.
ऐसा ऐसा चीज नहीं है, बेस्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे भी करेगा, पंचायती राज के थ्रू वैसे भी करेगा। तो ये जो है वो तो ऑप्शन नहीं होता है। कन्वर्ट इनटू अ यूनियन टेरिटरी, ऐसा नहीं है, यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करने के लिए अदर अलग से ही जो है वो प्रोविजंस है और जो सिस्टम है। प्लस साथ में जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो है वो ऐसा इसमें ऐसा चाहे ऐसा प्रोविजन नहीं है। डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, सबसे बेस्ट। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी यूपीएससी का पीवाईक्यू है, जिसमें अगर और 2016 में जो है ये आ रखा है। ये है अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वैसे भी न्यूज में चले हैं बहुत। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, sustainable development goals were first proposed in 1972 by a global think tank called Club of Rome. Second statement है, SDG यानी कि sustainable development goals have to achieved by 2030. Both correct, none of these, only one, only two. तो अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी एक रिपोर्ट में। उस रिपोर्ट का नाम था ब्रटलैंड रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में जो है वो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की गई थी। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो सबसे पहले प्रपोज किए गए 1992 में रियो नारियो समिट में। यहाँ पर जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई है। और हमारा हम अगर हम बात करें कि हमने जो इन्हें अडॉप्ट किया है था जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, तो हमारा टारगेट है कि हमें 2030 तक जो है वो फुल अचीव करना है। इसमें जो है वो 17 गोल्स जो है वो हमने डिसाइड किए हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द यूक्रेन रिकंस्ट्रक्शन कॉन्फ्रेंस। तो इसका जो आंसर है वो है जापान। जापान ने इसको होस्ट किया है, ये ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेलेस्टियल बॉडी is the target destination of the intuitive mission of Ordeus spacecraft launched by the SpaceX Falcon 9 rocket। तो SpaceX यानी कि आपका यूएसए की प्राइवेट आर्म है ये। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर मून। मून पर जो है ये मिशन जो है वो लॉन्च होने जा रहा है, ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद है, विच कंट्री हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फाइनेंशियल क्राइम वॉच लिस्ट। तो वॉच लिस्ट से जो है वो आपको ड्रॉप किया है। तो इसका जो आंसर है वो है यूएई। इससे पहले जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अगर हम बात करें तो ये 1989 में बना है। G7 नेशंस ने जो है वो इसे बनाया है। इसके रिगार्डिंग फैक्ट जो ये है कि इसकी दो लिस्ट होती है, एक ग्रे लिस्ट होती है और एक होती है ब्लैक लिस्ट। तो ये दोनों लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन सी कंट्रीज इसमें आती है वो भी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे जो आपका ब्लैक लिस्ट जो पूरा का पूरा डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो डायरेक्ट फंडिंग जो है वो कंटिन्यूसली कर रही है। ग्रे लिस्ट में एक तरह की वार्निंग जो है वो दी जाती है। इसमें पाकिस्तान भी जो है वो कुछ समय का पार्ट रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एशियन कंट्री वाज द फर्स्ट टू रेटिफाई द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 190 टू एंड वर्क प्लेस वायलेंस एंड हरेसमेंट। तो इसका जो आंसर है वो है आपका फिलीपींस। फिलीपींस जो है वो फर्स्ट एशियन कंट्री बनी है टू रेटिफाई दिस कन्वेंशन। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच कंट्री डिड द 16th एडिशन, सबसे पहले तो याद रखना 16th एडिशन ऑफ द ट्राई लेटरल एक्सरसाइज दोस्ती टेक प्लेस। ट्राई लेटरल की बात की जा रही है यहाँ पर। मल्टीलेटरल जो वो उसमें बहुत सारे नेशंस हो जाते हैं, ट्राई लेटरल में 3 होते हैं। तो ये हुई है आपकी मालदीव्स में। ट्राई लेटरल की अगर हम बात करें एक्साइज दोस्ती में, तो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। और मेन फोकस है मैरीटाइम कॉपरेशन। याद रखना मेन फोकस क्या है, मैरीटाइम कॉपरेशन। और मालदीव्स जो है वो अभी रिसेंटली न्यूज में भी चला है। और यहाँ पर जो है वो इलेक्शन के बाद न्यू सरकार बनी। प्लस साथ में एक तो मालदीव इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में है, और इंडियन ओशन रीजन में जो चाइना की जो इन्फ्लुएंस अब राइज कर रहा है चाइना, उसके रिगार्डिंग ये कंसर्न है। प्लस साथ में यहाँ पर जो है वो मालदीव से रिलेटेड इंडिया आउट जो है वो कैंपेन भी जो है वो यहाँ पे जो है वो लॉन्च किया गया है 2014-15 में, जो एक बार पेपर में ऑलरेडी पूछा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वेयर विल बी द 8th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग टेक प्लेस। तो एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 8th जो वो कहाँ पर होगा, वो होगा पुणे में, ये याद रखिएगा। और 29 फरवरी से लेकर जो है वो आपका ये 2 मार्च तक जो है वो ये चलने वाला है। कहाँ पर होगा, ये पुणे में, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। और थीम की अगर हम बात करें तो जियो इकोनॉमिक चैलेंज इन एन इरा ऑफ फ्लक्स, ये इसकी थीम है।
उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट अभी रिसेंटली में चला, एक तो डायमंड जुबली सुप्रीम कोर्ट ने सेलिब्रेट की, इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, प्लस साथ में चंडीगढ़ के जो मेयर के इलेक्शन थे उसको भी जो है वो ओवरटर्न कर दिया, उसके ऊपर भी रिगार्डिंग उसको भी जो है वो डिक्लेयर किया अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक तरह से। तो ये किस आर्टिकल के तहत जो है वो ये किया है, ये जो है वो क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज आर्टिकल 142 ऑप्शन ए। आर्टिकल 356 में जो है वो प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी मेंशन है। 351 ए का आप जो है वो कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, प्लस साथ में 226 का भी आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि ये दोनों आर्टिकल जो है वो किससे रिलेट करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें अगर हम बात करें तो विच इंडियन स्टेट रिसेंटली साइन एन एमओयू with the National Tiger Conservation Authority to establish first special tiger protection force। तो ऑप्शन है आपके पास अरुणाचल प्रदेश, असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है, रिसेंटली साइन किया है एमओयू, इंपॉर्टेंट है ये। और प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करें, प्रोजेक्ट टाइगर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। तो 55 जो है वो टाइगर रिजर्व्स है, ठीक है। ऑफिशियली शायद आई थिंक अभी 54 है, और बट एक टाइगर रिजर्व और बन चुका है, और 55 टाइगर रिजर्व है। प्रोजेक्ट जो टाइगर हमने लॉन्च किया था वो किया था 1973 में, और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करती है एक तरह से। सो दिस इज अबाउट आर 15 क्वेश्चंस ऑफ द डे। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।